अच्छा, ऊपर जो स्कीम पढ़ी थी हमने वो गुड्स के लिए पढ़ी थी, ये जो स्कीम थी ये गुड्स के लिए थी। अब हम किसके लिए स्कीम देख रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम किसके लिए देख रहे हैं, सर्विसेज के लिए देख, सर्विसेज के ऊपर किस तरह से एप्लीकेबल होगी। बच्चों ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस, कंपोजिशन स्कीम सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में, और notwithstanding anything to the contrary contained in this act but subject to the provisions of subsection 3 and 4 of section 9। वैसे तो इसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस सेक्शन में, जब इस सेक्शन को स्टडी करेंगे तो फिर बाकी सबको ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा, बट एक्सेप्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 4। पता ही होगा आप लोगों को सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 4 किसका है बच्चों, ये रिवर्स चार्ज मेकर किसका है, रिवर्स चार्ज मेकर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 किसका है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 को ये ओवरराइड नहीं करेगा, बाकी सभी सेक्शंस को, पूरे एंटायर जीएसटी एक्ट को ये सेक्शन ओवरराइड करेगा। मतलब अगर कहीं भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A प्रिवेल करेगा, इसकी बात माने, ठीक है ना, जो इसमें लिखा। ठीक है, आगे देखिए, ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 10(1) 10(2)। बच्चों 10(1) 10(2) किसके लिए, गुड्स के लिए। एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है 10(1) में 10(2) में, क्योंकि वो गुड्स पर एप्लीकेबल, क्योंकि वो किस पर एप्लीकेबल है, गुड्स पर। और यहाँ किसकी बात हो रही है, सर्विसेज। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो 10(1) 10(2) में एलिजिबल नहीं है, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख रुपीस। बच्चों यहाँ लिमिट 50 लाख थी, सर वहां तो 150 लाख की थी। यस बच्चों, वहां 150 लाख की थी, 1.5 करोड़ की थी। यहाँ लिमिट कितने की है, 50 लाख। यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर कितनी चेक करोगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रही तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर सकते। इन केस इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर मे ऑप्ट टू पे इन lieu of the tax payable by him under subsection 1 of section 9 an amount of tax calculated at the rate 6%। बच्चों सर्विसेज के केस में आपको टैक्स कितना पे करना है, 6%, 3% CGST, 3% SGST, ये टैक्स का रेट भी ध्यान रखना होगा। ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। तो बच्चों मेन पॉइंट क्या है, बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि जो कंपोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं ना, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर। बच्चों जिस ईयर में वो स्कीम को ऑप्ट कर रहा है उस ईयर में सप्लाई नहीं कर सकते। इंटरस्टेट का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं, जिस ईयर में वो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर रहा है उस ईयर में सप्लाई नहीं। एक क्वेश्चन भेजा है मुझे, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सर्विस एंड सप्लाई भी इंक्लूड होंगे। बच्चों अभी एग्रीगेट टर्नओवर हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं, ये तो आगे का बहुत क्वेश्चन है आपसे। सबसे पहले तो मुझे एग्रीगेट टर्नओवर समझाना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिकल्स आते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे, करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेंगे क्या नहीं, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि हम कंपोजिशन लेवी स्कीम को किन कंडीशंस में अवेल कर। अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो वो कंपोजिशन लेवी को अवेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग वो ये है कि लास्ट ईयर में किसी ने इंटरस्टेट सप्लाई की, प्रीवियस ईयर, क्या वो करंट ईयर में कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। आंसर इज यस, बट कंडीशन है जिस ईयर में वो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर रहा है उस ईयर में वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं। बस ये ध्यान रखो, कंपोजिशन लेवी स्कीम तब अवेल कर सकते हो, मतलब क्या हुआ, जिस ईयर में वो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर रहा है भाई उस ईयर में वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट रेट सप्लाई की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस ईयर में आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर रहे हो उस ईयर में आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं करो। नेक्स्ट देखते हैं, अभी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आए, ठीक है ना। डेफिनेशन रीड करेंगे, उसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना, ध्यान रखना। यस, आगे देखते हैं। He is not engaged in making supply through electronic commerce operator। एक मिनट, he is not engaged in making supply through electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। भाई वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई ना कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है उनके थ्रू वो सप्लाई ना कर, ठीक है ना, तो वो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल। नेक्स्ट पॉइंट इज ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स व्हिच आर नोटिफाइड फॉर दिस पर्पस। बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, ये कुछ गुड्स ऐसे नोटिफाइड है, इस केस में आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। नोटिफाई, अगर ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो
तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। कौन कौन से? पान मसाला, टोबैको, ठीक है, मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट, आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ एंड एरिएटेड वाटर, ठीक है ना। तो आप इन्हें याद रख सकते हो कि अगर ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो फिर अगर इसमें से किसी को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फिर आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। तो क्या क्या आ गया इसमें? पान मसाला, एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको। शॉर्ट में कैसे याद रख, अगर आप पति मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते, ये तो याद रहेगा, है ना। अगर आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो? पति मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। पी फॉर पान मसाला, टी फॉर टोबैको, ए फॉर एरिएटेड वाटर, है ना, आई फॉर आइसक्रीम। शॉर्ट में से याद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, इन दैट केस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन्स हैव टू ऑप्ट और रिजेक्ट कंपोजिशन। बच्चों एक एग्जांपल है, मिस्टर एक्स है, दो तीन जगह पर उनका बिजनेस है, और क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो कंपोजिशन स्कीम अगर लेना चाहते हैं तो जितने भी जगह से वो बिजनेस कर रहे हैं क्या सबके टोटल टर्नओवर चेक करेंगे? एक जगह उनकी 40 लाख की टर्नओवर है, एक जगह उनकी 50 लाख की टर्नओवर है, एक जगह उनकी 20 लाख की टर्नओवर है, क्या सभी का टोटल चेक करेंगे कि 150 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए? आंसर इज ये। सेम पर्सन सेम पैन नंबर के अगेंस्ट, सेम पैन नंबर के अगेंस्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? पैन नंबर। देखो, विद सेम पैन। बच्चों ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है उनके जीएसटी में, फरीदाबाद में उनका बिजनेस है, वहां का रजिस्ट्रेशन अलग है, ठीक है, गुरुग्राम में रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस है, वहां से रजिस्ट्रेशन अलग है। सबका टोटल चेक करेंगे क्योंकि पैन नंबर तो सेम है मिस्टर एक्स का सब जगह, और जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। चलो थोड़ा और रीड करते हैं इसे समझने। वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड आर हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट, सेम पैन, मिस्टर एक्स का दो जगह रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। In that case, all such registered person have to opt reject composition scheme. अगर देखो उनको composition scheme मिलेगी तो सारे places के लिए एक साथ मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक एक बिजनेस के लिए या एक रजिस्ट्रेशन में कंपोजिशन स्कीम अवेल कर रहे हैं और दूसरे में अवेल नहीं कर रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगे तो सबके लिए एक साथ लोगे कंपोजिशन, नहीं तो फिर आपको एक के लिए भी, ठीक है बच्चों। या तो आपको मिलेगी तो सबके लिए एक साथ मिलेगी कंपोजिशन स्कीम, नहीं तो एक के लिए भी आपको नहीं मिलेगी। एलिजिबल होगे तो सबके लिए एक साथ होगे, सबके एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे होगे, ठीक है। चाहे आपका एक बिजनेस है, दो बिजनेस है, तीन बिजनेस है, चाहे आपका एक जगह रजिस्ट्रेशन है, दो जगह रजिस्ट्रेशन है, तीन जगह रजिस्ट्रेशन, या तो लोगे तो सबके टोटल के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी भी कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो तीनों के लिए एक साथ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बच्चों एक प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों? एक स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर लिमिट 150 लाख की है, दूसरी स्टेट से बिजनेस कर रहे हैं, वहां लिमिट 75 लाख की है। सर कौन सी एप्लीकेबल होगी? आपने कहा एलिजिबिलिटी टर्नओवर के बेसिस पे देखेंगे, 150 लाख की टर्नओवर के बेसिस पे देख, या 75, मतलब वही एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे देखेंगे एलिजिबल है या नहीं, है ना। एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे देखेंगे। अब एग्रीगेट टर्नओवर स्टेट वाइज अलग भी तो हो सकती है, कुछ स्टेट्स के लिए 150 लाख है, कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख। अब आप ऐसी दो स्टेट से बिजनेस कर रहे हो, एक जगह 150 लाख है, एक जगह 75 लाख, तो कौन सी एप्लीकेबल होगी? बच्चों जो कम वाली है ना, जो 75 लाख वाली है ना, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। कौन सी वाली? 75 लाख वाली एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं आगे और केसेस भी आएंगे, देखते हैं, क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। देखो क्या क्या यहाँ पर ब्रांचेस के बारे में ऊपर जरूर लिखा हुआ है, देखो, एबीसी लिमिटेड हैज 3 ब्रांच इन 3 डिफरेंट स्टेट। सर हमने तो कंपोजिशन लेवी स्कीम में पढ़ा था कि हम इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल ही नहीं कर सकते। करंट ईयर में जब हम कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर रहे हैं तो हम डिफरेंट इंटर स्टेट सेल कर ही नहीं सकते। एंड द कंपनी हैज 3 ब्रांचेस इन 3 डिफरेंट स्टेट। बच्चों ब्रांचेस होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक कंपनी इंटरस्टेट से हर ब्रांच अपने एरिया में सेल कर रही है, लोकल सेल कर, वो इंटरस्टेट सेल नहीं कर रही, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस हैं तो भाई वो इंटरस्टेट सेल, वो लोकल सेल भी कर रहे हो सकते। ऑल द 3 ब्रांचेस शुड बी आइदर अंडर कंपोजिशन स्कीम। बच्चों अगर कंपोजिशन स्कीम लोगे तो तीनों ब्रांचेस के लिए लोगे, नहीं तो एक के लिए भी नहीं। इन द नॉर्मल, या फिर तीनों ब्रांचेस नॉर्मल स्कीम में होंगी। सेम स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन विद द सेम पैन।
सबके लिए सेम स्कीम है। एग्जाम्पल ध्यान देना, ए शू डीलर पृथ्वीराज हैज ऑफिसेज इन महाराष्ट्र एंड गोवा, ही मेक्स इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ, बच्चों इंट्रा मींस विद इन द, इंटरस्टेट नहीं कर सकते बट इंट्रास्टेट सप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाले करते ही इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट सप्लाई। कौन सी सप्लाई? विद इन द स्टेट सप्लाई, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर पृथ्वीराज इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट, whether Prithviraj is eligible to avail benefit of the composition scheme for goods, turnover of both the office would be taken into account। ये कह रहे हैं दोनों ही ऑफिसेस के आपको टर्नओवर को लेना होगा। दो जगह ऑफिस, दोनों की एग्रीगेट टर्नओवर को लेना हो और वो कितने को एक्सीड नहीं करनी चाहिए? 1.5 CR मींस 150 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। डन। अगर 150 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा तो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर सकते हैं, बस जो अदर प्रेस्क्राइब कंडीशन है उन्हें फुलफिल करना हो। डन बच्चों। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये हेयर स्टाइलिस्ट, बच्चों ये स्टडी मैट का ही केस है, सीए की स्टडी मैट से लिए। बिल्लू बार्बर हैज हिज सैलून इन दिल्ली एंड हरियाणा मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाईज। ये भी क्या कर रहा है? इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है। बच्चों ये इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है। कौन सी सप्लाई कर रहा है? इंट्रास्टेट सप्लाई मींस विद इन द स्टेट सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, वही तो सर्विस प्रोवाइड करेगा जहां पर है। In order to determine whether Billu is eligible to avail benefit of composition scheme for services, turnover of both the saloons would be taken into account। बच्चों दो जगह है। अब देखो ये सर्विस प्रोवाइडर और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लिमिट कितनी देखी थी हमने? 50 लाख कि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी। अगर वो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो उनकी एग्रीगेट टर्नओवर कितने को एक्सीड नहीं करनी चाहिए? 50 लाख। हमने ऊपर कहाँ देखा था बच्चों? हमने ऊपर उसमें देखा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में, जहाँ सर्विसेज की बात हुई थी। यहाँ पर यहाँ पर गिवन है डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। वो भी क्या? aggregate turnover in preceding financial year in case of supply of services if you want to avail कंपोजिशन स्कीम। तो आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हो। इन केस इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, टैक्स कितना लगेगा? 3% CGST, 3% SGST। डन बच्चों, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? दोनों सैलून्स की एग्रीगेट टर्नओवर किसको देखेंगे? दोनों सैलून्स की एग्रीगेट टर्नओवर। अगर वो 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रही तो वो कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। रूल 6, द पर्सन कवर्ड इन कंपोजिशन स्कीम शेल get shifted to the normal scheme if the limit of 150 lakh, 75 lakh, 50 lakhs exceed at any time in a financial year, and he will give an intimation in CMP 04 within 7 days of exceeding the limit। yes बच्चों, अभी हम लोग 15 मिनट्स 20 मिनट्स की मतलब क्लास 4 लेंगे, ठीक है ना? 15 से 20 मिनट। यस बच्चों, ठीक है, देखते हैं। बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे? एक तो हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं प्रीवियस ईयर की। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों एलिजिबिलिटी, ध्यान देना। एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, वो भी प्रीवियस ईयर, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए तो हम किसकी देखते हैं? टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर। और जो हमें टैक्स देना होता है कंपोजिशन स्कीम, जो बेनिफिट मिलता है, एक मिनट, कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है एग्रीगेट टर्नओवर, या ऐसे कह सकते हो टर्न अप टू 150 या फिर 75 या फिर 50 लाख इन करंट ईयर। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम का जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो 150 लाख, 75 लाख, 50 लाख तक करंट ईयर में मिलेगा। मान लो आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड लिमिट, तो क्या होगा? अगर आपकी टर्नओवर जो लिमिट गिवन है उसको एक्सीड कर, तो जो एक्सेस होगा उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, मतलब अप टू 150 लाख, यस बच्चों, अप टू 150 लाख कंपोजिशन टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे। अप टू 150 लाख कंपोजिशन टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे। डन। और जो भी एक्सेस आएगा उस पर, यस बच्चों, नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। सर मतलब क्या हुआ? मान लो 200 लाख हो गई, 200 लाख कर दी टर्नओवर करंट ईयर में,
पिछले साल तो एलिजिबल थे तो तब थे जब आपकी विद इन लिमिट, तभी आप एलिजिबल हो। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द लिमिट थी 150 75 50 जो भी लिमिट थी, आपने उसको एग्रीगेट टर्नओवर वाली कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर रहे हो बिकॉज यू आर एलिजिबल, बिकॉज यू आर एलिजिबल। करंट ईयर में आप स्कीम को अवेल कर रहे हो बच्चों, अप टू 150 75 और 50 लाख, जो भी स्टेट वाइज होती है ना, या हमारी गुड्स और सर्विस के बेस पे हो। गुड्स में 150 और 75 है, सर्विस में 50 लाख। अप टू दिस लिमिट तो आप कंपोजिशन टैक्स रेट्स अप्लाई करो, एक्सेस पे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करो। मान लो एग्जांपल लिया 200 लाख की टर्नओवर है तो 150 लाख तक तो कंपोजिशन टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे, और जैसे ही एक्सीड करेगी आपको इन्फॉर्म करना, आपको इन्फॉर्म करना, यू हैव टू गिव इंटीमेशन, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगाना शुरू करना। जैसे ही करंट ईयर में आपकी 150 लाख को एक्सीड, देखो क्या लिखा, द पर्सन कवर्ड इन कंपोजिशन स्कीम शेल गेट शिफ्टेड टू द नॉर्मल स्कीम इफ द लिमिट ऑफ 150 लाख 75 lakh or 50 lakh exceeds at any time in a financial year and he will give an intimation। बच्चों इसके लिए इन्फॉर्म करना होगा, इंटीमेशन करना होगा। यस बच्चों, इन CMP 04 विद इन 7 days ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट। अच्छा कितने दिन में इन्फॉर्म करना होगा? विद इन 7 days ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट। जैसे ही 150 लाख को एक्सीड करेगा विद इन 7 days आपको इन्फॉर्म करना होगा। फिर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स आपको चार्ज। एज पर रूल 3, ए पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन में गिव ऑप्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम इन पार्ट बी ऑफ रजिस्टर REG 0। बच्चों अब यहाँ पर ना दो पॉइंट्स एप्लीकेबल। दो पॉइंट्स क्या हैं सर? कंपोजिशन लेवी स्कीम को हम अवेल कब करें? हम स्टार्टिंग से अवेल करेंगे या हम कभी भी हम अवेल कर सकते? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, आप उसी में कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करोगे, आप जो REG 01 फिल करोगे, आप उसी में कंपोजिशन स्कीम के लिए फिल कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड डीलर हो और आपने नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले अप्लाई करना हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड डीलर हो और आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल करना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले अप्लाई कर, फिर 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से होने पर आपको कंपोजिशन लेवी स्कीम अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो वो कभी से भी शुरू हो सकती है कंपोजिशन, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा तब से आपको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। यस बच्चों आगे देख, ये REG 01 वाला तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जो पहली बार रजिस्टर करा रहे हैं। एज पर रूल 4, ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall be effective from the beginning of the next finance। अब जो रजिस्टर, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर वो कंपोजिशन स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग से अवेल कर पाएंगे। कब से अवेल कर पाएंगे? नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग से, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट सच पर्सन शेल ऑल्सो फर्निश स्टेटमेंट इन ITC 03 फॉर रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के केस में तो भाई जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब से हम कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर, ठीक है ना। और अगर हम पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है, और हम कंपोजिशन स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से हम कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर सकते। बट बच्चों कंपोजिशन लेवी स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक, दैट इज ITC इज नॉट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट। बच्चों ये कुछ पॉइंट्स बहुत छोटे से हैं, मैं सिंपली बोल रहा हूँ आप लोगों को, बट रिटेन रखते हैं। क्या? पहली बात, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर रहा है उसे भी ITC नहीं मिलेगा, और जो कंपोजिशन डीलर से खरीदेगा उसे भी ITC नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो दो लोगों को ITC नहीं मिले, एक तो जिसने कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल किया है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और दूसरा जो कंपोजिशन डीलर से खरीद रहा है, बायर है, परचेज कर रहा है, उसको भी ना इनवॉइस में GST अलग से शो हो रहा होगा उसकी इनवॉइस में,
ना वो उस पर आईटीसी अलग से, ठीक है ना। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि जो स्टॉक आपके पास अनसोल्ड रखा हुआ है, जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है उस पर जो आप आईटीसी अवेल कर चुके हैं भाई, उसका भी आपको रिवर्सल करना। जो स्टॉक आपके पास, आप जब कंपोजिशन स्कीम में एंटर करते हो तो जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है उसका भी आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ITC 03 फॉर रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड डीलर हो, पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, आप आईटीसी ले रहे थे, पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, आईटीसी ले रहे थे, आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ था उस पर आपने आईटीसी लिया हुआ था। अब क्या हुआ, आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो जिन गुड्स पे आपने आईटीसी लिया हुआ था उन गुड्स का अब आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। In case of new registration, it will be applicable from the effective date of registration. क्या न्यू रजिस्ट्रेशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन में नहीं है। As per Rule 5, such person would be neither casual taxable person nor non-resident। बच्चों, casual taxable person, non-resident person इसको अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। Such supplier shall mention the words composition taxable person not eligible to collect tax on supplies। उन्हें क्लियरली मेंशन करना होगा, जो कंपोजिशन स्कीम को जिसने अवेल किया है वो क्लियरली मेंशन करेगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, है ना। एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। बच्चों एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हम लोग जब जीएसटी के अंडर कोई परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस। आप गुड्स या सर्विसेज दोगे तो आपको मिलती है टैक्स इनवॉइस। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाला बिल ऑफ सप्लाई वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, उसे क्या बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। डन बच्चों। बिल ऑफ सप्लाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपोजिशन डीलर जो है वो टैक्स को अलग से शो नहीं कर सकता, टैक्स अलग से चार्ज नहीं कर सकता, तो वो जो बिल देगा, जो इनवॉइस देगा वो बिल ऑफ सप्लाई कंसिडर, वो टैक्स इनवॉइस नहीं है। एंड ऑल्सो मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। On every notice or signboard displayed at the prominent place at his principal place of business। बच्चों उसे शो करना होगा, उसे बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी शो करना होगा कि वो कंपोजिशन डीलर है, ठीक है। उसे अपनी शॉप के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है वहां भी शो करना होगा कि वो कंपोजिशन डीलर है, ठीक है। सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सब जगह उसे शो करना होगा कि वो कंपोजिशन डीलर। तो 10th पॉइंट देख, एनी पर्सन हु इज द कंपोजिशन स्कीम, हु इज इन द कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम एट एनी टाइम। बच्चों अगर देखो ये स्कीम ऑप्शनल है, ये स्कीम ऑप्शनल है, आप इसे अवेल भी कर सकते हो, आप इससे क्विट भी कर सकते हो, ठीक है। एनी पर्सन हु इज इन द कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम एट एनी टाइम। और जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आओगे आपको आईटीसी मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आते हो बच्चों आपको आईटीसी मिलना शुरू हो जाता है। एंड शेल फाइल एन एप्लीकेशन इन सीएमपी 04। एप्लीकेशन किस में लगानी है, सीएमपी 04 में। एंड ही विल बी शिफ्टेड टू नॉर्मल स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आने के लिए सीएमपी 04 में एप्लीकेशन लगानी होगी